हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य को देख रहे हैं। जनन स्वास्थ्य में जो हम लोग देख रहे थे उस बिंदु का नाम था जन नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। तो इस बर्थ कंट्रोल में हम लोग देखे थे कि बर्थ कंट्रोल करने की 3 प्रक्रिया। सबसे पहला जो प्रक्रिया थी वो अस्थाई टेम्पोररी प्रोसेस थे, टेम्पोररी मेथड थे, और दूसरा जो था अस्थाई प्रक्रिया थे, परमानेंट, और तीसरा जो थे हमारा एमटीपी यानी कह सकते हैं हम गर्भपात जो था, इमोशन। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे जन्म नियंत्रण के वो अस्थाई प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया के बारे में। तो अभी तक हम लोग अस्थाई प्रक्रिया के अंतर्गत पहली जो विधि थी प्राकृतिक विधि, कौन सी विधि, प्राकृतिक विधि, उन्हें हम देखें, जिसके अंतर्गत हम लोग कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला बिंदु जो देखे थे आवधिक आत्म संयम, आवधिक आत्म संयम, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि 14 से 21 दिन आतप चक्र के दौरान 14 से 21 दिन के बीच अगर कपल आत्म संयमित रखते हैं तो प्राकृतिक रूप से बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो है बच्चे को जन्म देने से रोक सकते हैं, यानी शिशु को लाने से रोक सकते हैं। फिर हम लोग इसी के अंतर्गत देखे थे स्तनपान आर्तव। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब शुरुआती के जब कोई शिशु जन्म लेते तो उस समय जिस समय स्तनपान कर रहे थे 1 से 5 महीना के बीच, तो उस समय कहीं ना कहीं आर्तव चक्र की क्रिया नहीं होती है, आर्तव चक्र रुक जाते, तो इस दौरान अंडाणु बनते नहीं है। जब अंडाणु नहीं बनते हैं तो फिर उस दौरान कहीं ना कहीं निषेचन नहीं होते। फिर हम लोग दूसरी विधियां जो थी रोधक को देखे थे। किसको देखे थे, रोधक। इस रोधक के अंतर्गत हम लोग निरोध को देखे थे, जहां पे कंडोम मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये कंडोम किससे बने थे, क्या चीज थे, तो सब चीजों को हम लोग देखे थे। फिर सर्विकल केप के तहत देखे थे बोल्ट था, डायफॉर्म था। तो इन सभी रोधकों के माध्यम से रोधक क्या कर रहे थे, शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक रहे थे। तो इन सभी चीजों की सहायता से, इन रोधकों के सहायता से कैसे निषेचन करने से रोका जा सकता है, हम लोग ये देखें। फिर तीसरी जो विधियां थी रसायन। तो रसायन के द्वारा भी हम लोग क्या करते थे, बर्थ कंट्रोल कर रहे थे अस्थायी रूप से। तो इनमें कुछ अम्ल थे, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, और ये किस रूप में मिल रहे थे, जेली, पेस्ट या फोम के रूप में। तो इन सभी का उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे थे, बर्थ नियंत्रण में कर रहे थे, जन्म नियंत्रण में कर रहे थे। फिर अब आज जो हम लोग आगे चौथा जो अस्थायी प्रक्रिया है उसको देखने वाले, उसको विस्तार से समझने वाले। तो ये जो चौथा प्रोसेस आप लोग के सामने में दिख रहा है उसका नाम क्या है, आईयूडी। आईयूडी यानी इसको हिंदी में अगर हम बोले तो अंतः गर्भाशय युक्ति, अंतः गर्भाशय युक्ति। जबकि इसी को इंग्लिश में बोले तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी इसका पूरा नाम भी हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो ये जो डिवाइस होते थे, तो अब जैसे सिंपल सा बात है कि ये डिवाइस है, तो ये डिवाइस जब निश्चित है कुछ ना कुछ युक्ति होगी। तो ये युक्ति क्या चीज का होते हैं, तो स्टील के बने होते हैं। क्या चीज के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। अब ये स्टील से बने होते हैं, पर ये करते क्या है, तो ये 2 तरह का होते हैं, एक कॉपर स्रावित करने वाला होते हैं और दूसरा आपका हार्मोन स्रावित करने वाला। पहला जो होते हैं वो कॉपर स्रावित करते हैं, कॉपर, और दूसरा जो होते हैं हार्मोन स्रावित करते हैं। अब ये कॉपर स्रावित, जब जैसे मान ले रहे हैं कोई हमारा अंतः गर्भाशय युक्ति है जो कॉपर स्रावित करने वाला, तो ये जब कॉपर, जैसे देखिए इसका नाम ही पहले अंतः गर्भाशय युक्ति, तो ये कहाँ फिट होंगे जरा सोचिए। हमारे जो अंतर मतलब गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर जब इसको फिट कर दिया जाता है तब सिंपल सा बात। अब आप लोग बोलेंगे कौन इसको फिट करेगा, तो कोई फीमेल अपने से फिट नहीं कर सकते, बल्कि इसको फिट चिकित्सक करेंगे, यानी डॉक्टर करेंगे, यानी इसको फिट करेंगे डॉक्टर। तो डॉक्टर जब किसी के अंदर इस युक्ति को फिट कर देते, मान लीजिए कॉपर स्रावित करने वाली युक्ति को फिट कर दिया गया,
जब कॉपर स्रावित करने वाले युक्ति को फीड कर दिया जाता है तो इससे क्या स्रावित होंगे, कॉपर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये कॉपर करेंगे क्या, तो ये कॉपर जो है क्या करते हैं, जो सीमेन में शुक्राणु आते हैं, सीमेन में जो शुक्राणु आते हैं उसकी गति को नष्ट कर देते हैं, शुक्राणु की गति को ये नष्ट कर देते हैं। अब जरा याद कीजिए, जब शुक्राणु की गति नष्ट हो जाएंगे तो शुक्राणु को चलना क्या पहुंचता था, योनि से गर्भाशय, गर्भाशय से फिलोपिन नालिका। अब ये फिलोपिन नालिका में जाके अंडाणु के साथ निषेचित हो रहे थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही शुक्राणु की गति नष्ट हो गई, अब वो चल नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं निषेचन नहीं हो पाएगा। जब निषेचन नहीं होगा तो क्या कंट्रोल हो जाएगा, जन्म नियंत्रण, यानी जन्म नियंत्रित हो जाएगी। तो ये जो युक्ति है कॉपर स्रावित करने वाले, तो इसका उपयोग अगर आप जरा पहले एक बात और आज आप लोग करिएगा, ये हमारा जो देश भारत है, तो भारत में सबसे ज्यादा फीमेल यानी मादा कौन सा जन्म नियंत्रण की प्रक्रिया का उपयोग करती है, कौन सा ज्यादा प्रोसेस का यूज करती है, तो भारत में सबसे ज्यादा आईयूडी का ही उपयोग होता है। आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति का ही सबसे ज्यादा भारत में उपयोग महिलाएं करती। ये क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं बच्चों कि भारत में कौन सी जन्म नियंत्रण की युक्तियां का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, तो आईयूडी का। अब इस आईयूडी कितने प्रकार के होते हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, दो तरह का, एक कॉपर स्रावित करने वाला, दूसरा हार्मोन स्रावित करने वाला। तो जो कॉपर स्रावित करने वाले होते हैं उससे कॉपर निकलते हैं, और कॉपर करते क्या, शुक्राणु की गति को नष्ट कर देते हैं, शुक्राणु की गति को खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्राणु की गति खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो निषेचन भी क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होंगे, युग्मनज नहीं बनेंगे, युग्मनज नहीं बनेंगे, भ्रूण नहीं बनेंगे, भ्रूण नहीं बनेंगे यानी शिशु नहीं बनेंगे, शिशु नहीं बनेंगे यानी जन्म नहीं होंगे। तो कहने का सिंपल सा मतलब है बच्चों, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, जन्म नियंत्रण किया जाता है। अब आप लोग का मन में चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर देख लें तो कॉपर स्रावित करने वाले दो युक्तियां, एक कॉपर टी है, एक आपका कॉपर टी, आप लोग नाम सुने भी होंगे, कॉपर टी, और दूसरा है कॉपर 7। पहला कॉपर टी, दूसरा कॉपर 7। आप लोग इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा। पूछते हैं भारत में प्रयोग किए जाने वाले वह कौन सी जन्म नियंत्रक विधियां हैं, तो वहां पे तो आईयूडी आएंगे। अब उसमें एग्जाम्पल पूछते हैं कि कॉपर स्रावित करने वाले कौन सा आईयूडी है, तो कॉपर टी है और एक कॉपर 7 है। तो ये आप लोग बच्चों दिमाग में सेट रखिए। इसी तरह का अगर हम लोग देख लें, अब यहाँ पे इधर आए दूसरा जो हमारा आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्ति है, तो देखिए इसमें क्या है, हार्मोन स्रावित, तो जैसा इसका नाम ही है हार्मोन स्रावित करने वाला आईयूडी, यानी हार्मोन स्रावित करने वाला अंतः गर्भाशय युक्ति। तब जरा देखिए ये क्या स्रावित करेंगे, ये भी तो स्टील से ही बने होंगे, और जब इसको लगा दिया जाता है इससे हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो पहला प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन। आज की ये दोनों हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट था, जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कृत्रिम रूप से स्रावित होंगे गर्भाशय में, तो प्रभावित किसको करेंगे, मादा के पीयूष ग्रंथि को। और मादा का पीयूष ग्रंथि क्या करते थे, आज कीजिए एलएच और एफएस, एलएच और एफएसएच नामक हार्मोन स्रावित होते। जो एफएसएच हार्मोन ही वह हार्मोन था जो ग्रेफियन पुटिका बनाने के लिए जिम्मेदार था। और जब एफएसएच हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से कम कर देंगे तो क्या होगा, ग्रेफियन पुटिका का विकास नहीं होगा। अगर ग्रेफियन पुटिका का विकास नहीं होगा तो क्या नहीं बनेंगे, आज कीजिए अंडाणु नहीं। जब अंडाणु बनेंगे ही नहीं तो फिर निषेचन की बात ही नहीं होती है। तो इसी तरह कह सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है अंडाणु नहीं बनाने के लिए। तो यानी ये दोनों अंडाणु बनने नहीं देते, जब अंडाणु बनेंगे ही नहीं तो निषेचन नहीं होंगे। अगर इसका एग्जाम्पल देख लें, इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए इसका नाम से नहीं निकल रहा है,
प्रोजेस्टेरॉन सर क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगी। जबकि LNG20 तो ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये दोनों ऐसे आईयूडी हैं जो हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हमारा क्या स्रावित करते हैं, हार्मोन स्रावित करने वाले आईयूडी युक्ति। तो बच्चों कहने का मतलब अगर हम लोग दिमाग में सेट करें, रिवाइज करें पूरा, तो हम लोग जन्म नियंत्रण के मुख्य 5 विधियां देखे थे। देखिए सबसे पहले तो जन्म नियंत्रण की 3 विधियां थी, एक अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई और एक एमटीपी। तो अस्थाई में हम लोग देख रहे थे प्राकृतिक, रोधक, रसायन, और अभी हम लोग जो देखे आईयूडी। अगला हम लोग देखते हैं हार्मोन नियंत्रण। ठीक है, कौन सा देखते हैं, हार्मोन नियंत्रण। हाँ तो बच्चों अब हम लोग जन्म नियंत्रण की 5वीं और आखिरी अस्थायी विधि को देखने वाले हैं। जन्म नियंत्रण के आखिरी अस्थायी विधि के अंतर्गत देखने वाले जिसका नाम है गर्भ निरोधक गोली। जैसा नाम ही है गर्भ निरोधक गोली। इसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो बोलेंगे ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स। तो ये ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स क्या है, तो जैसे देखिए ओरल मतलब क्या होता है, मुख में डाल के खाने वाला टेबलेट तरह का होता है। और ये देखिए टेबलेट तरह का होते हैं, पर ये शराबित क्या होते हैं, टेबलेट के अंदर क्या रहते हैं, हार्मोन। टेबलेट के अंदर जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, हार्मोन। अब वो हार्मोन कौन कौन सा रहते हैं, फिर वही हार्मोन मादा के अंदर ज्यादातर जो काम करने वाले हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन और दूसरा आपका एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है टेबलेट के रूप में रहते हैं। देखिए वहां भी वही था, अभी हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, उसमें भी जो युक्ति सेट कर रहे थे अंतःगर्भाशय इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो लगा रहे थे, तो भी क्या कर रहे थे, अंदर हार्मोन स्रावित कर रहे थे, एक कवर स्रावित कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हार्मोन स्रावित कर रहे हैं वो देखिए क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कैसे, टेबलेट के रूप में अंदर जाने का, फिर टेबलेट के रूप में जाएंगे अंदर और फिर वो किसको प्रभावित करेंगे, पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि एलएच और एफएसएच हार्मोन जो है कम कर देंगे। जब कम कर देंगे तो ग्रेफियन पुटिका का विकास नहीं होंगे। जब ग्रेफियन पुटिका का विकास नहीं होंगे तो अंडाणु नहीं बनेंगे। जब अंडाणु नहीं बनेंगे तो फिर निषेचन होने का सवाल ही नहीं होता है। जब निषेचन नहीं होंगे तो क्या कंट्रोल होंगे, बर्थ कंट्रोल होंगे। तो देखिए यानी यहाँ पे ये जो है हार्मोन के रूप में टेबलेट रहते हैं। अब ये टेबलेट जो होते हैं 2 तरह का होते हैं, यानी बोले गर्भ निरोधक गोलियां 2 तरह का होते हैं। एक लघु ओसीपी, ओसीपी मतलब लघु ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स, और दूसरा दीर्घ हो गया तो दीर्घ गर्भ निरोधक गोलियां और लघु गर्भ निरोधक गोलियां। तब लोग बोलेंगे सर इन दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है। तो दीर्घ जो गर्भ निरोधक गोलियां होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन दीर्घ गर्भ निरोधक गोलियां में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलते हैं। दीर्घ गर्भ निरोधक गोलियां में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलते हैं। जबकि लघु गर्भ निरोधक गोलियां में केवल कौन मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन, उसमें एस्ट्रोजन नहीं होते। अब बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, पर यहाँ पे उसका आकार से कोई लेना देना नहीं बच्चों। यहाँ पे इसके जो अंदर मिलने वाले हार्मोन है उससे इसका लघु और दीर्घ नाम रखा गया है। यहाँ पे जैसे बड़ा है, जैसे दो हार्मोन, दीर्घ मतलब यहाँ 2 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होगा, और लघु है मतलब उसमें केवल कौन होंगे, प्रोजेस्टेरोन होंगे। अब देखो बच्चों हम लोग दीर्घ का देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। तो इसका जो टेबलेट मिलते हैं गर्भ निरोधक की जो गोलियां होते हैं, माला डी, इसका एग्जांपल कौन है, माला डी, और दूसरा जो नाम है माला एम। तो यानी आप लोग याद रखिएगा, पूछ देते हैं दीर्घ गर्भ निरोधक गोलियां के उदाहरण है, तो माला डी और माला एम, ये सभी एनसीईआरटी से लिया गया एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए लघु गर्भ निरोधक गोलियां का एग्जाम्पल देखें तो कितना अच्छा नाम, सहेली। अब बोलेंगे सर सहेली जो गर्भ निरोधक गोलियां थी कहाँ बनाया गया,
तो ये देखिए बना है आपका CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ। तो आप लोग का मन में चल रहा हो, यानी एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी में जो है सबसे पहले सहेली को विकसित किया गया। अब ये इंस्टीट्यूट का अगर पूरे CDRI का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो ये लखनऊ में है और ये लखनऊ में सबसे पहले लघु गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किया गया। अब बोलेंगे सर इसका डोज क्या है, यानी इसको लेते कैसे? तो इसको प्रत्येक सप्ताह लिया जाता है। ये जो गोलियां है इसका हर वीक, एवरी वीक एक टेबलेट लिया जाता है, यानी प्रत्येक सप्ताह जो है इस टेबलेट को लिया जाता है, सहेली को लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे करने का मतलब है कि अब बोलेंगे कौन लेंगे, तो एक कौन सा फीमेल लेंगे, समान महिला तो नहीं लेंगे, जिनको किसको कंट्रोल करना है, जन नियंत्रण करना, तो ये हर सप्ताह यूज करते हैं। थैंक यू। तो करने का मतलब है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।